नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वैसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। डी यानी डाउटफुल सिटीजन, ये कहना था उन लोगों का जो एनपीआर की मुखालफत करते आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि एनपीआर के लिए जब आपके घरों में सरकारी लोग आएंगे, आपसे कई तफसीलात पूछेंगे, आपसे कई तरह के दस्तावेजात के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन वो आपसे कहेंगे कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो वापस लौट जाएंगे तो हो सकता है कि एक हफ्ते या एक महीने या 2 महीने या 6 महीने के बाद आपके नाम के सामने डी लग चुका होगा और आपको एक सरकारी नोटिस आएगा और आपको वहां जाना होगा, हाजिरी देनी पड़ेगी और किसी न किसी डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से आपसे सवाल किया जाएगा और आपको डी यानी डाउटफुल सिटीजन माना जाएगा। ये कहना था उन लोगों का जिन लोगों ने एनपीआर की मुखालफत में आवाजें बुलंद की हैं, चाहे उनमें ओवैसी का नाम हो, योगेंद्र यादव का नाम हो या कोई भी ऐसे लोग हैं या कई रियासतों के यहाँ तक के जो वजीर हैं या एमएलए एमपीज हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई है जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम शको शुबहात पर अमित शाह ने जो वजीर दाखिला हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक रोज कबल साफ तौर से यह बता दिया कि कोई डी नहीं लगने वाला है। जब उन्होंने ये कहा तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद मौजूद थे। उन्होंने फिर से कहा कि आप स्पष्टता के साथ बोलें, आप इसकी वजाहत करें। तो अमित शाह ने दोबारा कहा कि एनपीआर के ताल्लुक से जो भी जानकारी आपको देनी है आप दे सकते हैं, जो जानकारी आप नहीं देना चाहते हैं ना दें। किसी के सामने यानी जो खाली जगह रह जाएगी फॉर्म में या उस सरकारी वो जो फॉर्मेट है उसमें किसी के सामने डी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन डी का मतलब क्या है ये वहां पर खुलकर बात सामने नहीं हुई। कहा यह जा रहा है डी का मतलब डाउटफुल सिटीजन, जिसको लेकर अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वजीर दाखिला के ये कहने के बाद ये समझा जाए कि डी नाम का जो अंदेशा, जो खदशा या जो डर था वो दूर हो जाएगा। आज खास तौर से हम इसी पर करेंगे गुफ्तगू। एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं। जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे तो एनपीआर क्यों करेंगे आप? कि कोई डी लगने वाला नहीं। तो होम मिनिस्टर का खुद स्टेटमेंट डाउटफुल है, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो हमारे साथ अगले आधे घंटे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं 6 अहम खबरें। तो ये 6 खबरें तस्वीरों के जरिए से आपके सामने हैं। इन 6 अहम खबरों में सबसे अहम ये है कि फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्हें रिहाई मिल चुकी है। जी हां, फारूक अब्दुल्ला ने आज मीडिया के सामने आकर अपनी बात भी रखी। फारूक अब्दुल्ला को रिहाई मिल गई है। उन पर जो कई तरह के मामले थे, पीएसए एक्ट उनके ऊपर था और उसके तहत भी और जो हिरासत में उनको रखा गया था, लेकिन उन्हें अब रिहाई मिल गई है। और इसके लिए फारूक अब्दुल्ला ने उन तमाम पार्लियामेंटेरियन का जिन्होंने पार्लियामेंट में, संसद में इनके लिए, इनके हक में आवाज उठाई, उसका शुक्रिया अदा किया है फारूक अब्दुल्ला ने। ये एक अहम खबर है। दूसरी खबर है कोरोना के बढ़ते मामले। हिंदुस्तान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया के कई हिस्सों में तो मामले बढ़ ही रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके पेश नज़र हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली और कर्नाटक और कई ऐसे स्टेट्स में मुकम्मल जो है जिसे हम कह सकते हैं शटडाउन वो लगा दिया गया है। यानी उन रियासतों में कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होगी, कोई बड़े कॉन्फ्रेंस नहीं होंगे, कोई बड़ा स्पोर्ट्स मीट नहीं होगा, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। ये कम से कम 31 मार्च तक के लिए ये अभी है, हो सकता है इसे आगे और बढ़ाया भी जाए। और इसी बीच तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं और जो मरकजी वजारत सेहत है वो इसको लेकर बार बार ये दावे कर रहा है कि पहले से ज़्यादा अलर्ट है। बाहर से आने वाले लोगों के तमाम तरह के वीज़ा कैंसिल कर दिए गए हैं। सिर्फ उन लोगों के जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर जो किसी प्रोजेक्ट के तहत पहले से तय हैं, वो फिलहाल 15-20 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए भी उससे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और अहम खबर है चीन के वुहान से जो 112 भारतीय को लाया गया था और उन्हें आईटीबीपी के सेंटर में रखा गया था, क्वारंटीन में अलग थलग रखा गया था।
और ये तमाम 112 जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ऊपर की तीसरी तस्वीर दाहिनी तरफ से, उन तमाम 112 लोगों को अब वहां से विदा किया गया है आईटीबीपी के क्वारंटाइन सेंटर से, क्योंकि इनमें अब जो कोरोना वायरस के खदशात है वो नहीं है, तमाम का टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। ये एक अच्छी खबर है। और जो नीचे आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ, पहली खबर वो है पोस्टर वार की। दरअसल लखनऊ में जिस तरह से पोस्टर बाजी हुई थी और जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी हुकूमत की फटकार भी लगाई थी, उसके बाद योगी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे इस बात पूछा कि पोस्टर्स लगाए जाने का मामला जो है वो किस कानून के तहत लगाया गया है। हालांकि वो सुनवाई बड़ी बेंच को रेफर कर दी गई है, लेकिन इसी बीच अब जो है वो पोस्टर का पलटवार शुरू हो चुका है और लखनऊ में एक नया पोस्टरवार शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के लीडर आईपी सिंह ने योगी सरकार के पोस्टर के पास एक नया पोस्टर लगा दिया है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर और चिन्मयानंद को दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है, बेटियों इनसे रहें सावधान। तो ये जो है पोस्टर के जवाब में पोस्टर, ये अब शुरू हो चुका है मामला। एक और अहम खबर है, दिल्ली हुकूमत ने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर करने का फैसला लिया है। इस वक्त दिल्ली का स्पेशल असेंबली सेशन चल रहा है एक रोजा, और उस सेशन में जो गोपाल राय हैं उन्होंने अपनी बात भी रखी है। गोपाल राय ने एनपीआर एनआरसी के ताल्लुक से क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। उनका बयान हमारे पास मौजूद है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने आज असेंबली में क्या कहा है ये सुनते हैं। गलतफहमी है और ये बात फैलाई गई, ये किसी धर्म के लिए है, ये मुसलमानों के विरोध में है, इनके पक्ष में है। अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि ये जो एनपीआर और एनआरसी है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत के हर नागरिक के ऊपर लागू होता है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज असम है। असम के अंदर एनआरसी के तहत जो 19 लाख लोग बाहर हुए, उसमें सबसे बड़ा परसेंटेज 14 लाख हिंदू समाज के लोग हैं। आज अगर इस देश के अंदर ये लागू होता है तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश के बहुमत आबादी को होने जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर देश के अलग अलग राज्यों से लाखों लोग आके रहते हैं। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। आज दिल्ली के अंदर अगर एनआरसी लागू हो जाए, ना मेरा जन्म प्रमाण पत्र है, ना मेरे बाप बाप का है, हम कहां जाएंगे? हमारे दादा ने तो इस देश के लिए कुर्बानी दी, आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। आजादी के बाद लोग फार्म लेकर के आए, बोले फ्रीडम फाइटर का पेंशन बन रही है, फार्म तो भरवा लो। बोले फार्म भरने के लिए इस देश के लिए हमने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, पेंशन ले लेके नहीं लड़ी थी, इस देश की आजादी के लिए लड़ी थी। फार्म नहीं भरवाया। हमारे पास तो कागज नहीं है, हम अब विदेशी हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आप कहना चाहते हैं कि यह इस देश के सामने आजादी के बाद इस तरह का संकट ब्रिटिश रूल में भी, अंग्रेजों के राज में भी इस देश की नागरिकता को लेकर के, इस देश के लोगों की पहचान को लेकर के, अस्मिता को लेकर के नहीं पैदा हुआ, जो आज पैदा करने की कोशिश हो रही है। और ये पूरे देश के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर नागरिक के ऊपर ये सवाल पैदा किया जा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज जो हालात हैं, उस हालात में केंद्र सरकार, जो इस देश के अंदर आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, इस देश के अंदर जो बेरोजगारी का संकट खड़ा हुआ है, खड़े खड़े बैंक करोड़ों करोड़ रुपया गायब हो जाता है, उस पर चिंता नहीं है। कुल मिलाकर के जो अनावश्यक मुद्दे हैं, उस पर सरकार लोगों का ध्यान बटाना चाहती है। और इस देश के अंदर जो आज लोगों को, देश को आगे बढ़ाने का जो रास्ता है, उस पर जोर देने की जगह अनावश्यक मुद्दों पर जोर दे रही है। और ये न सिर्फ देश के नागरिकता के ऊपर सवाल है, बल्कि इस देश से मोहब्बत करने वालों के आस्था पर सवाल है, इस देश से मोहब्बत करने वाले लोगों के भावनाओं पर सवाल है, अंदर से तोड़ने वाली बात है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, तो इस वक्त सेशन जारी है दिल्ली असेंबली का और वहां पर इसको लेकर बहस भी हो रही है। और आज चूंकि आपको पता है कि 70 में से 62 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी की है, तो ये करारदाद एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ मंजूर हो जाने का पूरा इम्कान है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कराना ही है एनपीआर, तो एनपीआर 2010 वाला कराया जाए। आखिरी खबर आपको बता रहा हूं, आखिरी खबर यह है कि क्या खत्म हो जाएगा शाहीन बाग का एक धरना।
शाहीन बाग का एहतजाज। जी हां, आज रात 10 बजे के बारे में यह खबर है। शाहीन बाग की तरफ से यह खबर आई है दिल्ली से कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ऐसा समझा जा रहा है कि शायद जो अभी कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, हो सकता है कि शाहीन बाग के प्लेटफॉर्म से आज ये ऐलान किया जाए कि वो धरना अपना मुलतवी कर रहे हैं, हो सकता है, या फिर और कुछ अहम बात हो सकती है। वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगी, ये हमें 10 बजे के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी 6 अहम खबरें और अब हम सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का और बात इस पर करेंगे कि डी का डर जो है वो कैसे, क्या वाकई दूर हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी, दिल्ली के असेंबली सेशन में इस वक्त जो बहस चल रही है वहां पर भी अब करारदाद मंजूर किया जाना है एनपीआर एनआरसी के खिलाफ। इससे पहले केरल में यह मंजूर हो चुका है करारदाद, इससे पहले राजस्थान में मंजूर हो चुका है, असम पंजाब में मंजूर हो चुका है और इस मध्य प्रदेश में यह मंजूर हो चुका है, पुडुचेरी में मंजूर हो चुका है करारदाद। तो इस वक्त हम अपने खास मेहमानों के साथ, हमारे साथ है मुश्ताक मलिक साहब जो कन्वीनर है जेएसी के, जेएसी बराए सीए एनआरसी हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, आपका इस्तकबाल है। दानिश इकबाल हैं बीजेपी के तर्जुमान, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो अमित शाह ने बयान दिया था पार्लियामेंट में, वो बयान हमारे पास मौजूद है। पार्लियामेंट में राज्यसभा में बोलते हुए अमित शाह ने दरअसल कहा क्या था? एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक, दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीबी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को। अब मेरी बात तो मर गया, ऐसा नहीं है मेरी बात। जिस और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अब भी क्या कहा है इस पर, उनको किस बात पर डाउट है, ये सुनते हैं। स्टेटमेंट खुद डाउटफुल है, इसलिए कि एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप रूल्स में बनाए गए और उस रूल्स में साफ तौर से लिखा हुआ है कि एनपीआर होगा तो एनआरसी होगा, चाहे वो रूल 3 हो या रूल 4 हो या सबसेक्शन 4 हो, कि एनपीआर होगा एनआरसी होगा। तीसरी बात यह है कि अगर जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे तो एनपीआर क्यों करेंगे? आप कह दीजिए एनआरसी नहीं करेंगे, आप क्लैरिटी के साथ कहते नहीं है। और एक अहम बात जो है, जो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जो इन्यूमिनेटर्स मैनुअल है, उस मैनुअल में सरकार खुद इन्यूमिनेटर से कह रही है कि जब आप किसी इलाके में जाएंगे तो वाइड पब्लिसिटी दीजिए ताकि जनता के पास से उनका आधार कार्ड वॉलंटरी दे दें, वो पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर। ये क्या है फिर? ये आप खुद कह रहे हैं अपने इन्यूमिनेटर्स को। और रूल 7 सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि जो घर का बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी है कि सब चीजें दे। तो होम मिनिस्टर का खुद स्टेटमेंट डाउटफुल है, वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अब इस पर सीधे बात करेंगे, हमारे साथ मुश्ताक मलिक साहब जुड़ रहे हैं। मुश्ताक साहब, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, कई ऐसे मुजाहरे, कई ऐसे एहतजाज की आप नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और आपने इसके ताल्लुक से एक बेदारी मुहिम भी पैदा की है। क्या अब इत्मीनान है अमित शाह के बयान से? नहीं, इत्मीनान की कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, एनपीआर की बात अमित शाह ने बड़े गोलमोल अंदाज से कही है। जब कोई पेपर नहीं मांग रहे हैं तो फिर एनपीआर पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हैं? और फिर एक बात क्लैरिटी के साथ कही गई है कि एनपीआर के बाद एनआरसी होगा। तो एनआरसी के ताल्लुक से बार बार दोनों संसद के दोनों सदनों में मुख्तलिफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल किया, लेकिन अमित शाह ने उसको टाल दिया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी एनआरसी का कोई फैसला नहीं किया गया है। ठीक है, आप फैसला नहीं करे हैं, आप 2 साल के बाद करेंगे, आप 2.5 साल के बाद करेंगे। तो डाउट ये है कि एनआरसी में आप बाहर करने का रास्ता एनपीआर के जरिए बना रहे हैं। तो आप एनआरसी नहीं करेंगे, ये क्लैरिटी से कहिए, सब खत्म हो जाएगा। एनआरसी न करेंगे ये कहिए, ताल्लुक से बात करनी है जी। एनआरसी जो है सो नहीं होगा जी। हाँ, आप क्लैरिटी के साथ कहिए कि शहरियों के साथ एनआरसी नहीं होगा जी। लेकिन मुश्ताक साहब, सवाल एक ये था कि जब एनपीआर होगा तो फिर जो है उसमें एक डाउटफुल कैटेगरी बन जाएगी और फिर डाउटफुल होने के नाते किसी किसी को एक नोटिस आना शुरू होगा। तो इस बात का तो चैप्टर क्लोज कर दिया अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये कहकर।
जी, फिर देखिए, एक बात ये है कि जो रूल्स ऑफ रेगुलेशन बने हैं उसमें क्लैरिटी के साथ है कि साहब रूल 7 में कहा गया कि हेड ऑफ़ द फैमिली जिम्मेदार है, हेड ऑफ़ द फैमिली अपने पूरे फैमिली के डिटेल्स दे। आप ऐलान करिए ये सारे रूल को हम एबॉलिश कर रहे हैं। आप ज़बानी जमा खर्च की बात कर रहे हैं जी। आप ये बोल रहे हैं कि ठीक है पार्लियामेंट में रिकॉर्ड में आएगा। पार्लियामेंट में कितनी चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं आई हैं और उसके बावजूद भी समझिए कि कौन सा अमल किया गया है जी। आप रूल, मैं इस पे जवाब लेता हूं। दानिश इकबाल हमारे साथ हैं बीजेपी से। दानिश साहब, आपको मेरी आवाज अगर मिल रही हो तो जवाब दीजिए कि ये डाउट खत्म नहीं हो रहा है, क्या इलाज है इसका? एक सेकंड सिर्फ, आप बहुत ही क्लियर है। गृह मंत्री ने पहले भी कहा कि एनआरसी नहीं आने जा रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने लिख करके लिखित में दिया कि एनआरसी नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद सवाल करना कहीं ना कहीं गुमराही में ले जाना है। कहीं ना कहीं जो एक जो फसाद चल रहा है। अमित शाह ने लिखकर कब दिया कि एनआरसी नहीं आ रहा है? बिल्कुल, आपको शायद नहीं मालूम है, पार्लियामेंट के पटल में उन्होंने लिख करके दिया था। जो पिछला सेशन चल रहा था उसमें उन्होंने लिख करके दिया था कि एनआरसी नहीं आ रहा है। और जहां तक एनपीआर का सवाल है, एनआरसी नहीं आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। आप मुझे इस पर रिएक्शन लेना होगा। ऋषि मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। ऋषि जी, क्या ये बात सही है कि अमित शाह ने लिखित में दिया है कि एनआरसी नहीं होगा? मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसे प्रवक्ता को भेजते हैं जिनको सरकार और पार्टी का स्टैंड नहीं मालूम होता है जी। अमित शाह जी ने ये कहीं नहीं कहा है कि एनआरसी नहीं लागू होगा। उन्होंने ये कहा है कि एनआरसी फिलहाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि एनआरसी फिलहाल नहीं लागू किया जाएगा। ऐसा क्या है? ऐसा ये नहीं कहा है कि एनआरसी नहीं लागू होगा। ये लिख करके नहीं दिया क्या इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कि एनआरसी लागू नहीं हो रहा है? कैसे प्रवक्ता देते हैं बीजेपी? यदि बीजेपी के जो मीडिया सेल के इंचार्ज होंगे, सुन रहे होंगे, ऐसे प्रवक्ता से परहेज करें। पार्टी के स्टैंड को सही नहीं रख पा रहे हैं। अमित शाह जी कहीं नहीं कहा है कि एनआरसी नहीं लागू होगा। अमित शाह ने ये कहा लेकर के, और स्टैंड ये है कि फिलहाल एनआरसी लागू नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एनआरसी लागू नहीं होगी। फिलहाल मतलब 2 महीना भी हो सकता है, 4 महीना भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकते हैं। फिलहाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जी, बिल्कुल। और आपको शायद याद होगा दानिश इकबाल साहब, ये बात वजीर आजम ने भी कही थी कि फिलहाल एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उससे पहले अमित शाह बोल चुके थे पार्लियामेंट में। लेकिन ये बात आपकी सही नहीं है जो ऋषि जी कह रहे हैं। ऋषि जी बिल्कुल कह रहे हैं कि लिखित तौर पे ऐसा किसी ने, अमित शाह ने नहीं दिया है कि हाँ एनआरसी नहीं होगा। एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, गृह मंत्री ने लिख करके दिया है कि एनआरसी नहीं आने जा रहा है। अभी उन्होंने स्पष्ट कहा है। मुश्ताक साहब, क्या आपको इसकी जानकारी है जो दानिश कह रहे हैं? और जहां मुश्ताक साहब, मैं एक बात लेकिन भविष्य में ला सकता हूं। मुश्ताक साहब, मैं एक बात इनसे पूछूं जी, आपके तवज्जुह से जी। अरे ऋषि, पता करके आओ, तुमको मालूम नहीं है? जाके देखो गृह मंत्री ने लिख करके दिया है कि नहीं दिया। बिल्कुल, मैं पूछता हूं। आपको नहीं मालूम है, सिर्फ आपको मालूम है, बीजेपी को भी। अरे आपको नहीं मालूम है? चलिए डिबेट को मछली मार्केट। दानिश साहब प्लीज आप रुक जाइए। दानिश साहब रुक जाइए, वरना ऑडियो बंद करना पड़ेगा मुझे। जवाब देने दीजिए। मुश्ताक साहब, आपसे जवाब चाहिए, क्या आपको जानकारी है इसकी? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आप भी जानते हैं, सारा मुल्क जानता है, जब सीए आया, सीए पास हो रहा था, सीए बी से सीए बनने जा रहा था, तो अमित शाह लहक लहक कर दोनों हाउस में ये कह रहे थे कि मुल्क के एक एक इंच पर एनआरसी होगा। यह अमित शाह ने कहा है। तो अब क्या अमित शाह की उस तकरीर को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, या फिर अमित शाह अपने इस बयान से फिर क्यों रहे हैं? अमित शाह अपने बयान से जो सीएबी के वक्त कहा है उन्होंने जी, अपने बयान से फिर कर कह रहे हैं कि भाई एनपीआर समझिए कि कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ेगा, जबकि उन्होंने कहा कि एनपीआर फर्स्ट स्टेप ऑफ द एनआरसी। आप ये रिकॉर्ड में देख लीजिए पार्लियामेंट के जी। और फिर पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं, तकारीर की बात नहीं कर रहा हूं। तकारीर तो मुल्क में उल्टा सीधा बहुत कुछ बोलते हैं हमारे होम मिनिस्टर जी, मगर मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं कि पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा है। तो क्या पार्लियामेंट में जब होम मिनिस्टर एक बयान ये देते हैं, सिर्फ दिसंबर में देते हैं जी,
फिर मार्च में ये कहते हैं, तो उनके कौन से बयान पर भरोसा किया जाए? जी बिल्कुल, ये सवाल अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन मैं ऋषि जी आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात दानिश कह रहे हैं क्या वो वाकई सच है? अगर ये सच है तो मुझे भी नहीं पता कि अमित शाह ने लिखित तौर पर यह दे दिया है कि एनआरसी मुल्क में नहीं होगा। ऋषि जी आप पर ये चैलेंज भी कर रहे हैं कि आपको पता नहीं है। देश के जाने माने पत्रकार है और हम लोग देश के जाने माने प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और सभी लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। ऐसा कोई बयान आया हो तो आप बता दीजिए। कल भी अमित शाह जी ने ऐसा बयान नहीं दिया है, फिलहाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और इससे पहले भी अमित शाह जी के बयान को आप देखेंगे तो उन्होंने खुद समझाया था, देश को कंफ्यूजन के स्टेट में माननीय गृह मंत्री जी खुद रखना चाहते हैं। उन्होंने समझाया था सीएए के बाद एनआरसी आएगा। और इससे पहले के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह का बयान आप देखिए, उनको डिकोड कीजिए तो उन्होंने क्या कहा था, एनपीआर ही एनआरसी का पहला स्टेज है। तो गृह मंत्री जी और देश की जो सरकार है खुद जनता को कंफ्यूजन के स्टेट में रखना चाहती है। और जहां तक जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लागू होगा, ऐसा कोई स्टैंड ही नहीं है, ये इनको नहीं मालूम है। अमित शाह जी ने कहा कि एनआरसी फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, एनडीए के घटक के दबाव में ये कल अमित शाह ने बयान दिया है कि डी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और एनपीआर में जो 21 पॉइंट, पहले जो 2010 में 15 पॉइंट थे उसमें उसको बढ़ा के 21 पॉइंट कर दिया गया था, वो 21 पॉइंट के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कल अमित शाह जी का ये बयान है, ये बयान नहीं है कि एनआरसी नहीं लागू होगा, एनआरसी फिलहाल नहीं लागू होगा, फिलहाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मैं अब इस पे आता हूं। दानिश ये कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं होगा, ये अमित शाह जी का कहना ही नहीं है बल्कि लिखित तौर पे है, लेकिन मेरी जानकारी तक ये बात नहीं है। हो सकता है कि हम नहीं जानते हो, लेकिन हमारे जो दो मेहमान हैं मुश्ताक मलिक साहब वो भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषि साहब जो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो भी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। दानिश मैं फिर भी आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर। हो सकता है कि आपकी भी जानकारी थोड़ी सी जो है कुछ ज्यादा या कुछ गलत जानकारी इकट्ठा हो गई हो। दानिश मैं ये जानना चाहता हूं, एक सीधा सा सवाल है जो अभी ओवैसी साहब ने उठाया है कि अगर एनपीआर में डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, डी का कोई ऑप्शन नहीं है, डी लिखा भी नहीं जाएगा, तो फिर एनपीआर कराया क्यों जा रहा है? फिर क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाता कि हम 2010 वाला एनपीआर कराएंगे उसी फॉर्मेट पे? दानिश यही तो सवाल है। अभी सिर्फ सीएए कानून बना इस देश के अंदर, सीएए कानून को लेकर के जो पूरा विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, वो एक्चुअल में एनआरसी को लेकर के ये लोग कर रहे थे, जबकि एनआरसी वजूद में ही नहीं है, एनआरसी का कोई ड्राफ्ट ही नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री ने स्पष्ट लिख करके दिया है कि अभी जो है, मेरी बात देखिए, बात सुनने, बात खत्म हो जाएगी, बात तो सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल कोई चर्चा नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, फिलहाल कोई एनआरसी नहीं आ रहा है। ये लिखित में आप देखिए पार्लियामेंट के पटल पे लाइन पे दिया गया है, फिलहाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, लिखित में फिलहाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं। आप अब आगे अपने स्टैंड पे, लिखित में नहीं आप आए, आप कह रहे हैं कि लिखित में दिया ही नहीं है। आप लिखित में दिया है, अभी आप उन्होंने लिखित में दिया है जी का ये बयान है कि फिलहाल एनआरसी लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात सही है, लिखित में नहीं है। मैं आप बिल्कुल फाइनल राउंड में हूं। ऋषि साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो मैंने सवाल उठाया कि क्या डी का डर खत्म होगा, क्या किया जाएगा कि डी का डर खत्म होगा? ऋषि साहब देखिए, पहली बात कि आपके चैनल पे जिम्मेदार चैनल है, एनडीए के जो घटक हैं, खासकर नीतीश कुमार और प्रकाश सिंह बादल के दबाव में ये स्टेप लिया गया है। दूसरा बड़ा इसका कारण है 3,941 हजार करोड़ रुपया खर्च होते एनपीआर। यदि एनपीआर में पूरे देश में एनपीआर लागू किया जाता तो 3,941 करोड़ रुपया खर्च की जाती। और कहीं न कहीं बार बार विधानसभा चुनाव जो बीजेपी हार रही है, बीजेपी को डर है कि यदि एनपीआर एनआरसी जैसे स्टैंड पे मैं लगातार बीजेपी यदि स्टैंड रही तो कहीं न कहीं पॉलिटिकली बीजेपी को नुकसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। वक्त होता तो और बात करते, लेकिन यह है कि जो डी का डर खत्म करने की बात अमित शाह ने की है, उस पर अभी भी एक सवाल बना हुआ है। डर खत्म शायद नहीं हो रहा। आदाब।